हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ACCA बाय उमर। आज F3 का हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? नॉन करंट एसेट्स, उनको खरीदना, उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह, उनकी अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है। तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये FA2 से लिंक करता है, तो तकरीबन वही है। इसका अगला चैप्टर है थोड़ा सा इससे एडवांस, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा। कोशिश करूंगा इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करने की। सबसे पहले क्या क्या देखना है हमने इस तो चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या है। एक तो एसेट की परचेज, ठीक है। परचेज करेंगे तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे और उसको मेजर कैसे करेंगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज, एसेट जब बिजनेस के अंदर यूज होता है तो उसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो डेप्रिशिएट करने के दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो उसके बाद अब पहले कौन सा हम मेथड सेलेक्ट करेंगे डेप्रिशिएट करने का, ठीक है। और जब मेथड सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। नॉन करंट एसेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम करंट एसेट्स बिकॉज नॉन करंट और करंट एसेट में डिफरेंस क्या होता है। एक तो ये डिफरेंस है, दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। करंट एसेट एक शॉर्ट टर्म होता है, विद इन 1 ईयर की ड्यूरेशन का होता है, वेदर इट इज कैश, रिसीवेबल और कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, सब 1 ईयर के अंदर अंदर होती है। लेकिन नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो 1 ईयर से एक्सीड करता है हमारे पास। आर नॉट नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर रीसेल। नॉर्मली अपने बिजनेस के अंदर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, अक्सर 10-10, 20-20 साल के लिए भी यूज होता है। तो यूज करने के लिए लिया जाता है, बेचने के लिए नहीं लिया जाता। कुड बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी मशीनरी, गाड़ी, कुछ भी। इनटेंजिबल जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर राइट्स या कोई लीज एग्रीमेंट। तो वो लीज क्या होती है ये आपको F7 में पता चलेगा, स्किल्स का जो पेपर है FR में। फिलहाल आप इसको समझ लो कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट हो सकता है जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो। आर यूज टू जनरेट इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर बिजनेस। जाहिर सी बात है, उनको जब हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो उनका कोई ना कोई पार्ट होता है, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होती है हमारे बिजनेस को रन करने में, जिसके थ्रू हम पैसे कमा रहे होते हैं, इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। आर नॉट नॉर्मली लिक्विड एसेट्स, जैसे कि मैंने बोला, लिक्विड एसेट्स यूजुअली शॉर्ट टर्म जो है ना, लिक्विडिटी के लिए यूज होते हैं कि बस जरूरत पड़ी पैसों की तो बेच दिए, और अचानक पैसे आपने अरेंज कर लिए, कहीं से पैसे अरेंज करने हो, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो दोज आर कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। तो इसलिए यूज होता है। नॉट इजीली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। अगर एक नॉन करंट एसेट को आपने अर्जेंटली बेचना होगा तो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी वैल्यू पे एक्यूरेटली बिके। अक्सर वो बिलो द मार्केट रेट बिकता है, जैसे आपने कभी देखा हो कि कोई गाड़ी अचानक अर्जेंटली बेच के, लेट से किसी को आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो गाड़ी बेच के उसको बस जाना है, तो कोई भी उसकी गाड़ी उस पर नहीं लेता है मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि सबको पता है कि भाई इसने बेचनी ही है, बेचनी है, इसको तो पैसे चाहिए ही। तो ये सस्ते में बेचेगा, तो सब सस्ते में लेने की करते हैं, और फिर उसकी बेचारे की गाड़ी सस्ते में ही जाती है और फिर वो सस्ते में बेच के बाहर चले जाता है। तो इसलिए यूजुअली विदाउट लॉस ये चीज नहीं बिकती अर्जेंटली। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब जैसे एसेट होता है कैपिटल और करंट, इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी होता है कैपिटल और लॉन्ग टर्म वाला, और शॉर्ट टर्म वाले के लिए करंट के बजाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम यूज होता है, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? एक्सपेंडिचर ऑन करंट एसेट्स, हर वो एक्सपेंडिचर जो करंट एसेट्स पे हो, वो जाहिर सी बात है एक करंट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रनिंग द बिजनेस सच एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स, रोजमर्रा के रोज रोज के जो खर्चे होते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के ऊपर भी जो खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन नॉन करंट के ऊपर कौन सा खर्चा? रिपेयरिंग का खर्चा, उसकी जो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको मेंटेन रखने का खर्चा। सही है। अगर मैंने लेट से कोई मशीन ली है और वो दिन के 5 यूनिट्स प्रोसेस करती है, कितने यूनिट? 5 यूनिट्स, और वो खराब हो गई, तो अगर मैं उसको वापस रिपेयर करके
खराब होके वो 0 यूनिट्स पे आ गई थी, ये 0 यूनिट्स नहीं, लेट्स से वो खराब नहीं हुई, वो थोड़ी कम हो गई थी, थोड़ी हल्की हल्की होनी शुरू हो गई थी, तो वो 3 यूनिट्स पे आ गई 5 से। तो अगर मैं उसको रिपेयर करके वापस 5 पे लेके जाता हूँ, तो ये जो मेरा रिपेयर का खर्चा होगा, ये मेरा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि उसकी सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे वापस लेके आया हूं मैं उसको। ठीक है, उसकी सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे वापस लेके आया हूं। लेकिन अगर मैं उस 3 यूनिट्स से 6 यूनिट्स तक उसकी अब वर्किंग ले जाता, अब वो 6 यूनिट्स करने के काबिल हो जाती, इसका मतलब मैं उसकी पिछली लेवल ऑफ एफिशिएंसी से एक्सीड करा चुका हूँ, 6 पे ला चुका हूँ। तो अब ये जो खर्चा होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, जिसको कैपेक्स भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब इस पे आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ऐसी बात है, नॉन करंट एसेट को सबसे पहले तो खरीदने के लिए जो खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? एक तो ये चीज कि ये रोज रोज नहीं हो रहा होता, आप रोज रोज नॉन करंट एसेट नहीं खरीदते, लेकिन हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज रोज हो रहा होता है। लेट्स से रोज रोज आप फ्यूल एक्सपेंसेस पे करते हो। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप एक गाड़ी ले लेते हो, सही है, एक गंदी सी गाड़ी है, आप ये गाड़ी लेते हो, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप रोज रोज गाड़ी नहीं लेते, तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप इसमें रोज रोज फ्यूल डलवाते हो, रोज फ्यूल, डे 1 पे भी डला होगा, डे 2, डे 3, जब तक ये आपके पास रहती है इसके पास इसमें फ्यूल डलता रहता है। तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, समझ आ गया? तो ये डिफरेंस है एक। तो दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस ये है कि expenditure on existing non-current assets aimed at increasing their earning capacity, जैसे कि मैंने बोला मेरी एक मशीन 5 यूनिट से 3 यूनिट्स पे आ गई, तो अगर मैं इसको वापस 5 पे ले जाऊंगा तो ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा, मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 पे वापस लेके चले जाता हूँ इसको रिपेयर करके इसकी कैपेसिटी को, तो ये मैं इंक्रीज नहीं कर रहा, मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर तो मैं 6 पे ले जाता हूँ, 6 यूनिट्स पे, अब ये मैंने इसकी अर्निंग कैपेसिटी जो ये पहले अर्न करती थी उससे इंक्रीज कर दी है। जो ये पहले अर्न करती थी अगर मैं वहीं तक वापस लेके जाऊंगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैं उससे भी ऊपर ले जाऊंगा तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वही वाली बात। ठीक है, आगे। Capital expenditure is long-term in nature as the business intends to receive the benefit of the expenditure over a long period of time. जैसे कि मैंने बोला हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदते कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड इज यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू इन द बिजनेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो यूजुअली करंटली जो आपके ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनकी रनिंग के लिए यूज होता है, और वो जाता है पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस। ठीक है, और कैपिटल जो नॉन करंट एसेट हम खरीदते हैं वो जाता है आपकी बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट, सॉरी एज अ नॉन करंट एसेट, और साथ साथ आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है अगर तो आपने नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसके लिए, और लेट से आपने लोन लेकर खरीदा है तो वो आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट का, और इसका इफेक्ट जाता है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बैलेंस शीट में से एसेट डेप्रिशिएट हो के जैसे जैसे यूज होते जाता है एज एन एक्सपेंस, एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आहिस्ता आहिस्ता पीएनएल में जाता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे उसको हम यूज करते जाते हैं। यही डेप्रिसिएशन होती है, इसको अभी हम देखते हैं। नॉन करंट एसेट रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्ट्री होती है जिसमें नॉन करंट एसेट्स की सारी डिटेल होती है कि उसकी कॉस्ट क्या थी, कब खरीदा, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी,
उसका रेफरेंस नंबर, उसका कोड वगैरह, लोकेशन क्या है, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड पे कर रहे हैं, उसकी यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड क्या है और उसकी फिलहाल डेप्रिसिएशन के साथ वैल्यू क्या है। एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। A non-current asset register is maintained in order to control non-current assets and keep track of what is owned and where it is kept. तो नॉन करंट एसेट रजिस्टर जो होता है वो हमें क्या बताता है कि हमने क्या क्या हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। It is periodically reconciled to the non-current asset accounts maintained in the general ledger. The cost of a non-current asset is any amount incurred to acquire the asset and bring it into working conditions. Let's say मैं एक मशीनरी खरीदता हूँ, बहुत बड़ी मैंने एक मशीनरी खरीद ली, ये मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने एक बहुत बड़ी मशीनरी खरीद ली, मैंने उस मशीनरी को यहाँ पे लगाना है, ठीक है, मैंने उस मशीनरी को यहाँ पे लगाना है। अब मैं मशीनरी खरीद के लाऊंगा लेट्स से आउट ऑफ कंट्री से, तो मैं उसको एक्सपोर्ट करके लेके आऊंगा समंदर के थ्रू, ये समंदर है बीच में, ठीक है, समंदर के थ्रू वो आएगी तो उसका आने का एक्सपेंस, फिर ये जो मैंने फ्रेम बनाया इस फ्रेम का एक्सपेंस, ठीक है, फिर इसमें वो आके फिट हो गई, अब ये आके इसमें फिट हो गई, अब इसको चलाने से पहले इसकी टेस्टिंग करनी है, उस टेस्टिंग का एक्सपेंस, तो जब तक ये वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, उसमें ये शामिल करते हैं हम सब और ये शामिल नहीं करते क्योंकि ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो परचेज प्राइस, उस मशीन की अपनी प्राइस क्या थी, फिर उसको डिलीवरी की कॉस्ट, उसको अपने पास लाने तक की कॉस्ट, फिर अगेन लीगल फीस, लेट्स से मैंने आउट ऑफ कंट्री से खरीदा तो कुछ कस्टम चार्जेस होंगे, कुछ क्लियरेंस करानी होगी, कुछ लीगल मामलात होते हैं, उसकी फीस। ये सारी वो चीजें अगर मैंने ये नहीं किया तो मशीन मेरे पास वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल नहीं होगी, अगर मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने मशीन खरीद ली, डिलीवरी नहीं करवाई, तो क्या मशीन मेरे पास आएगी, वर्किंग कंडीशन में होगी, मेरे पास अवेलेबल नहीं। लेट्स से मैंने डिलीवरी भी करवा ली, तो डिलीवरी में कैसे कराऊंगा, अगर मैं लीगल फीस पे करूंगा, अगर मैंने लीगल फीस पे नहीं की तो डिलीवरी भी नहीं होगी, अल्टीमेटली मशीन मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विच इनहेंसेस द एसेट, अगर तो हम एसेट की एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए तरफ जाएंगे, जो उसकी करंट परफॉर्मेंस है उसको एक्सीड करने की तरफ जाएंगे तो वो एसेट में ऐड हो जाता है। और ट्रायल्स एंड टेस्ट, उसकी कमेंसिंग फॉर वर्क, उसके काम स्टार्ट करने से पहले के टेस्ट्स वगैरह। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि रिपेयर्स, जैसे कि मैंने बताया, सेम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम कायम में उसका रखना चाहें, उसके लिए जो रिपेयर करेंगे दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिन्यूअल्स, जैसे कि हमारी कोई सब्सक्रिप्शन हो उसका रिन्यूअल। रीपेंटिंग, अगर उस पर हम पेंट हुआ हुआ खराब हो गया और फिर हम रीपेंट करें, सही है, रीपेंटिंग है ये, फर्स्ट टाइम पेंटिंग यहाँ पे आएगा। अगर हम फर्स्ट टाइम पेंटिंग कर रहे हैं, लेट्स से हमारी एक वैन होती है, ये हमारी एक वैन है, सही है, ये हमारे एक वैन है हमारे बिजनेस की। इस वैन को हमने हमने पेंट, यहाँ अपना लोगो लगाया हुआ है, अब ये लोगो खराब हो रहा है तो हम इसको दोबारा से मिटा के दोबारा से इस लोगो को बनाएंगे, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम इस पे लोगो लगाया था ना, जब हमने वैन खरीदी थी, तो ये वैन हमारे वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस पे लोगो पेंट नहीं करेंगे ये हमारी वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। हम इसको लेट से अपनी डिलीवरीज के लिए यूज करते हैं, तो हम अपनी डिलीवरी के लिए यूज नहीं करेंगे जब तक इस पे पेंट करके अपनी ब्रांडिंग ना कर दें। तो इसलिए जो फर्स्ट टाइम पेंट किया होगा उसको, वो पेंट किया होगा इसको अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर लाने के लिए। तो इसलिए ये वाला पेंट जो है, फर्स्ट टाइम वाला पेंट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन रीपेंटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सही है। वो पेंट खराब हो रहा है, मिटा के दोबारा किया, तो अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
एडमिनिस्ट्रेशन, उस लेट्स से उस वैन को चलाने के लिए ड्राइवर, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, सिंपल। अब ड्राइवर की सैलरी थोड़ी वैन की कॉस्ट में ऐड होती रहेगी। जनरल ओवरहेड्स, जो भी उसकी वजह से एडिशनल छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स जो होते हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट, ड्राइवर को लेट्स से वैन चलाना सिखाई, अगर ड्राइवर को वैन चलाना नहीं आती थी, वैन चलाना सिखाई, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। क्यों? एक तो बात ये कि ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैपिटलाइज हमेशा वो चीज होती है जिसकी आप कैपिटलाइज किस चीज को करते हो, डेफिनेशन है ना, कि वो चीज जो आपके कंट्रोल में हो। तो ट्रेनिंग कॉस्ट हम किसको देते हैं? लेबर को, और लेबर हमारे कभी भी कंट्रोल में नहीं होता, लेबर जब चाहे छोड़ के जा सकता है। तो इसलिए ट्रेनिंग कॉस्ट तो जिंदगी में कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, ठीक है। और वेस्टेज अगर कोई हो तो वो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द करेक्ट डबल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेजेस, जब हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो डेबिट नॉन करंट एसेट, और क्रेडिट बैंक कैश पेबल, जो भी क्रेडिट पे तो पेबल, वरना बैंक से पे किया तो बैंक, और कैश से पे किया तो कैश। A separate cost account should be kept for each category of non-current assets, example motor vehicles, fixtures and fittings, etc. मोटर व्हीकल जितनी भी हों उन सबके लिए एक अलग से अकाउंट होना चाहिए। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जितनी भी हों उन सबके लिए एक अलग से अकाउंट होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ये देख लेते हैं हम, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। बिल्बो बेगिंस started a business providing limousine taxi services on 1st January 2025. In the year to 31st January, he incurred the following costs. उसने following ये सारी costs incur की हैं। So what amounts should be capitalized as land and buildings and motor vehicles? तो land and buildings के लिए क्या capital amount होगा, और motor vehicles के लिए क्या capital amount होगा, ये देख लेते हैं। ऑफिस प्रेमिसेस 2,50,000, तो ऑफिस प्रेमिसेस बिल्कुल ये लैंड एंड बिल्डिंग में आएगा, तो मैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख देता हूँ। लीगल फीस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ ऑफिस, बिल्कुल लीगल फीस हमने ऊपर देखा कि कैपिटलाइज होती है ऑफिस के लिए, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग में डाल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर टू पेंट ऑफिस इन बिल्बोस फेवरेट कलर पर्पल, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बिल्कुल बोला कि फर्स्ट टाइम पेंट जो होता है वो कैपिटलाइज होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि हम जो वैन पे ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो ब्रांडिंग अगर नहीं होगी तो हम वैन को डिलीवरी के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बात को समझना। हम वैन पे ब्रांडिंग कर रहे थे, ब्रांडिंग हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में उसको डिलीवरी के लिए यूज करने के लिए जरूरी थी, अगर ब्रांडिंग नहीं होती तो हम डिलीवरी नहीं कर सकते थे उस वैन से। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि उसको अपना दिल चाह रहा था कि उसका फेवरेट कलर है पर्पल, तो वो पेंट करने की कॉस्ट जो है उसको क्या करें, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका दिल कल को चाहेगा व्हाइट पेंट करने को, वो व्हाइट पेंट कर देगा। कल को उसका दिल चाहेगा ब्लैक पेंट करने को, वो ब्लैक कर देगा। कल को उसका दिल चाहेगा ग्रीन पेंट करने को, वो ग्रीन पे पेंट कर देगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो पेंट नहीं करेगा तो उस ऑफिस में काम नहीं कर सकता, वो ऑफिस रेडी टू यूज होगा। जरूरी नहीं है कि ऑफिस में पर्पल पेंट करेगा तो ही वो ऑफिस रेडी टू यूज होगा। लेकिन हाँ, उस एग्जाम्पल में बिल्कुल अगर हम ब्रांडिंग ना करते तो वो गाड़ी हमारी रेडी टू यूज ना होती, इसलिए हमने उसको कैपिटलाइज किया था। और यहाँ पे रेडी टू यूज उस पेंट के बगैर भी है, इसलिए हम यहाँ पे उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे। अगला, मर्सिडीज ई सीरीज स्टेट कार्स, बिल्कुल गाड़ियां खरीदी हैं तो ये मोटर कार्स में आ गया, कैपिटलाइज है। नंबर प्लेट्स, उनके लिए नंबर प्लेट्स भी खरीद के लगाना जरूरी है उनपे, तो ये भी कैपिटलाइज होगा। डिलीवरी चार्जेस, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी डिलीवरी होती है हमारे एसेट को हम तक लाने के लिए, वो बिल्कुल कैपिटलाइज होती है। रोड लाइसेंस फीस फॉर कार्स, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रोड लाइसेंस जो है हर ईयर जो है पे करना होता है। तो जैसे कि हमने देखा था रिन्यूअल वगैरह जैसी फीस जो होती हैं वो कैपिटलाइज नहीं होती, वो ऑपरेशंस के चार्जेस होते हैं, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर होते हैं। ड्राइवर वेजेस, जैसे कि मैंने बोला था ऊपर एग्जांपल में ही बोला था कि ड्राइवर की वेजेस कभी भी, वो तो नॉर्मल ऑपरेशन के कॉस्ट है, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी। ब्लैंक टैक्सी रिसिप्ट्स,
प्रिंटेड विद बिल्बो बेगिंस बिजनेस नेम एंड नंबर। इसका ताल्लुक ना लैंड एंड बिल्डिंग से ना मोटर व्हीकल से, इसलिए हम इसको इग्नोर मार रहे हैं। तो देखा जाए तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी कॉस्ट जो है कैपिटलाइज हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग का कितना हुआ, 2,60,000। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन है या बल्कि यही ऑप्शन है, 2,60,000 इसी में। तो इसका मतलब मोटर व्हीकल्स का ये अमाउंट होगा। देख लेते हैं मोटर व्हीकल्स में कैपिटलाइज क्या क्या हो रहा है, गाड़ियों की कॉस्ट, नंबर प्लेट और डिलीवरी चार्जेस। तो इसको हम चेक कर लेते हैं बिल्कुल। 116,000 प्लस 210 प्लस 180, 116,390 बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इसको जो है डन करते हैं, यही ऑप्शन हमारा ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, अब डेप्रिसिएशन सुनो। लेट सपोज मैंने $300,000 की एक गाड़ी ली है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स कार ली है मैंने, थोड़ी गंदी स्पोर्ट्स कार है ये, मैंने एक स्पोर्ट्स कार ली है ये, सही है, जो भी है गाड़ी बना दी है मैंने। अब इस गाड़ी को मैं नेक्स्ट 3 इयर्स तक यूज कर रहा हूं, सही है। मैंने पैसे इसके आज ही पे कर दिए ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 0, आज मतलब ईयर 0 पे मैंने पैसे पे कर दिए, मतलब बिल्कुल आज। अब मैं इसको 1 साल तक यूज करता हूँ, ईयर 1 आ जाता है। दूसरे साल तक यूज करता हूँ, ईयर 2 आ जाता है। तीसरे साल तक यूज करता हूँ, ईयर 3 आ जाता है। तो आज मैंने इसके पैसे पे कर दिए 300,000। अब मैं इसको 3 साल तक यूज करूंगा। इसका ये मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 लाख की गाड़ी मैंने आज यूज कर ली, 1 लाख की मैंने कल अगले साल यूज कर ली, और बाकी 1 लाख की मैंने आखिरी साल में यूज कर ली। तो ये हो गए 300,000। मैं ये कह सकता हूँ, है ना, बस यही डेप्रिसिएशन है। इसके 2 मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स देख लेते हैं। और अब मैं एक ब्रीफ एक लॉजिकली जो मैं बता सकता था मैंने बताया। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल एस अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इज यूजफुल लाइफ। जैसे कि मैंने बोला यूजफुल लाइफ पे उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो डेप्रिसिएशन हो जाती है। इन सिंपल टर्म्स depreciation spreads the cost of asset over the period in which it will be used. Simple. Depreciation matches the cost of using a non-current asset to be revenues generated by that asset over the useful life. अब यहाँ पे मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, वो ये कि एक मैचिंग प्रिंसिपल का तुम लोगों ने शायद नाम सुना हो। अगर नहीं सुना तो वह बुरी बात है, सुनना चाहिए था, अभी तक F3 पढ़ लो। मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है कि मैच योर costs with your revenues। क्या मतलब, अगर लेट्स से अब 2 मेथड्स थे ना, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन के। अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी वो स्ट्रेट लाइन मेथड की थी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन, लेट्स से अगेन 300,000 की गाड़ी है, इस पे अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस लगाऊं तो मैं 25% रिड्यूसिंग बैलेंस लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले साल में इसको डेप्रिशिएट करूंगा, 3 लाख का 25% क्या होगा, 75,000। पहले मैं इसको 75,000 डेप्रिशिएट करूंगा। नेक्स्ट ईयर इसकी नेट बुक वैल्यू क्या रह चुकी होगी, 3 लाख में से 75,000 माइनस हो चुका होगा, तो इसकी नेट बुक वैल्यू बची होगी 225,000। अब मैं इस पे 75% लगाऊंगा, सही है। पहले मैंने इस पे 75% लगाया, अब मैं इस पे 75% लगाऊंगा। तो 225,000 का 75% क्या होगा,
सॉरी 25% ना, 225 का 25%, 56,250। तो अब नेक्स्ट ईयर जो मैं डेप्रिसिएशन करूंगा, ईयर 1 पे मेरी ये डेप्रिसिएशन थी, ईयर 2 पे मेरी 56,250 डेप्रिसिएशन हो जाएगी, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। इसको 25 कर समझ लो, ये 75 मैंने गलत बोला है, सही है। इससे मुझे क्या पता चला, पहले साल डेप्रिसिएशन कम हो गई, दूसरे साल और कम हो गई, इसका मतलब तीसरे साल और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही कम हो रही है जिसपे मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ। पहले वैल्यू 3 लाख थी, अब वैल्यू 2,25,000 रह गई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से अब देखो, अब ऐसा हम कब करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कब यूज करते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस कब यूज करते हैं? स्ट्रेट लाइन तब यूज करते हैं जब हमारा एसेट पूरी लाइफ, यूजफुल लाइफ पे सेम परफॉर्म करे, सही है, सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे पूरे टाइम, अपनी पूरी लाइफ के लिए, तब हम सेम लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन उसको अलॉट करेंगे। लेकिन ऐसा एसेट जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम अपनी परफॉर्मेंस में नीचे आता जाता है, गिरता जाता है, कम होता जाता है, उसके लिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई एसेट लेट से कमा के हर साल 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है, सही है, तो हम उसको ऐसा करेंगे कि पहले साल डेप्रिशिएट ज्यादा कर दिया और दूसरे साल डेप्रिशिएट कम कर दिया। ऐसा हो सकता है? कमा के तो वो सेम अमाउंट दे रहा है, तो इसका मतलब डेप्रिशिएट भी सेम अमाउंट होना चाहिए, या फिर ये जो भी, वो जो मर्जी हो। ठीक है, लेकिन अगर एक एसेट है कि पहले साल उसने 1 लाख कमाए, दूसरे साल उसने 80,000 कमाए, तीसरे साल अब वो 70,000 कमाएगा, तो ऐसे एसेट के लिए क्या सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर हम हर साल, सेम लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो एक एक्सपेंडिचर की टाइप है ना, तो सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर या डेप्रिसिएशन हम अलॉट कर सकते हैं? नहीं। तो उसके रेवेन्यू कम हो रहे हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होनी चाहिए बाय द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए हम उन एसेट्स पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है। डायरेक्ट मेन काम पे जाते हैं। मेन काम है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। स्ट्रेट लाइन के लिए ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू, या फिर इसको हम सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, और इसको डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जब तक हम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी एसेट की टोटल लाइफ 6 इयर्स हो, लेकिन हम उसको सिर्फ 3 इयर्स यूज करके फिर बेच देंगे, तो हम उसको डेप्रिशिएट 3 पे करेंगे, 6 पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम यूज ही 3 इयर्स के लिए कर रहे हैं। तो हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो 3 इयर्स तक हमें बेनिफिट देंगे, उसके बाद हमें वो पैसे तय बेनिफिट देंगे ही नहीं, क्योंकि हम एसेट को बेच चुके होंगे। ठीक है, अब इसका अगर कोई सवाल आए तो देख लेते हैं। अच्छा सवाल शायद नीचे आ जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? सिंपल, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो भी परसेंटेज हमें दी हुई एक्स परसेंटेज, जैसे ऊपर मैंने 25% एज्यूम कर लिया था, मल्टीप्लाई बाय उसका कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आज तक डेप्रिसिएशन लग चुकी हो वो हटा के जो उसकी अब नेट बुक वैल्यू बची होती है। कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट सब सेम होता है। ठीक है, तो सिंपल उस वैल्यू पे वो परसेंटेज लगती जाएगी, जैसे कि हमने ऊपर लगाई थी। मैं तुम्हें दिखाऊं तो सबसे पहले हमारी कैरिंग वैल्यू क्या थी जब अब तक हमने एसेट को यूज नहीं किया था? 300,000। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको डेप्रिशिएट किया, तो उसके बाद हमारी उसकी कैरिंग वैल्यू क्या हो गई? ओहो, एक सेकेंड, उसके बाद हमारी कैरिंग वैल्यू क्या हो गई? 2,25,000। ठीक है, तो इसलिए जो है कैरिंग वैल्यू पे हमेशा परसेंटेज लगती है, कैरिंग वैल्यू पे हमेशा लगती है डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से कभी भी उस पे नहीं लगती, हमेशा कॉस्ट पे नहीं लगती रिड्यूसिंग बैलेंस में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो सेम डेप्रिसिएशन ही चलती रहती है।
एसेट्स बॉट या सोल्ड इन द पीरियड, तो दो चॉइसेस होती हैं, या तो एक चॉइस ये होती है कि फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल में खरीद रहे हो उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दो, चाहे साल के आखिरी दिन पे क्यों ना खरीद रहे हो, और नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल बेच रहे हो उस साल चाहे पूरा साल यूज करके क्यों ना बेचो आखिरी दिन पे, लेकिन डेप्रिसिएशन उस साल नहीं लगेगी। एक मेथड ये होता है। दूसरा ये होता है कि जितने महीने यूज किए मंथली डेट बेसिस पे उसको प्रोरेट कर दो, उसको तोड़ दो, उसको डिवाइड कर लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। देव, a trader, purchased an item of plant for $1,000 on 1st August 2021. देव ने एक प्लांट खरीदा 1000 का 1st August 2021 को, which he depreciates on the reducing balance method at 20%. reducing balance method है और 20% per annum है। What is the depreciation charge for each of the first 5 years if the accounting year end is 31st July? तो 31st जुलाई अगर उसका अकाउंटिंग ईयर एंड है तो उसका पहला उसने लिया कब है एसेट? 1 अगस्त 2021 को। एक साल उसको कब कंप्लीट होगा? 31st जुलाई को 2022 को। सेकेंड ईयर उसको कंप्लीट हो जाएगा 31st जुलाई 2023 को। थर्ड ईयर उसको कंप्लीट हो जाएगा 31st जुलाई 2024 को। फोर्थ ईयर उसको कंप्लीट हो जाएगा 31st जुलाई 2025 को, और सिक्स्थ ईयर उसको कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ ईयर उसको कंप्लीट हो जाएगा 31st जुलाई 2026 को। तो इसमें वो इसमें वो कितनी डेप्रिसिएशन लगाएगा, इसमें वो कितनी डेप्रिसिएशन लगाएगा, इसमें कितनी लगाएगा, इसमें कितनी लगाएगा और इसमें कितनी लगाएगा, ये उसके 1 2 3 4 और 5 इयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे। तो पहले साल यहाँ पे लिखते जाते हैं 1000 उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, तो 1000 उसकी कॉस्ट हो गई। पहले साल तो वो 20% डेप्रिशिएट कर देगा, तो 1000 का 20% मतलब 200, तो नेट बुक वैल्यू उसकी रह गई 800। ये कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन थी, इसको मैं कहाँ लिखूं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डेप्रिसिएशन थी, तो ये नेट बुक वैल्यू आ गई। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 200, ठीक है। दूसरे साल अब वो इसका 20% लेगा डेप्रिसिएशन के लिए, कितना, 800 का 20% 160। अब उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई, 640, तो दूसरे साल की उसकी डेप्रिसिएशन हो गई 160, ठीक है। अब इसके बाद वो 20% डेप्रिसिएशन इस पे लगाएगा, तो इसका 20% कितना हो गया 128। इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई, इसकी नेट बुक वैल्यू रह गई 540 और 512, तो डेप्रिसिएशन इसकी आ गई यही 128। फोर्थ ईयर के लिए इसका 20% लेगा, डेप्रिसिएशन लगाएगा, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 512 का 20% ये होगा 102.4, तो 102.4 अभी डेप्रिसिएशन लगाएगा, तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई 512 माइनस 102.4, तो ये हो गई 409.6। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 102.4, और फिफ्थ ईयर की इसका 20% ये डेप्रिसिएशन लगा देगा 409.6 का 0.2% 81.92, तो फिफ्थ ईयर की उसकी डेप्रिसिएशन होगी 81.92, ठीक है। तो देखा डेप्रिसिएशन हर साल कम हो रही है, क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और हर साल क्योंकि आपकी नेट बुक वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए आपकी डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है।
यही है, इन्होंने बस राउंड ऑफ किया हुआ है, आखिरी की दो वैल्यूज को मैंने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ। अच्छा, अब ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग छोड़ रहा हूं मैं, आप करना। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी छोड़ रहा हूं, आप करना। कोई मुश्किल हो, कोई इशू हो, यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, अदरवाइज कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इसको अकाउंट कैसे करते हैं, तो इसकी सिंपल सी बेसिक सी एक एंट्री है, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन हुई है वो। डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक एक्सपेंस है जो कि पीएनएल में जाता है, और ये एक एंटी एसेट है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये एक एंटी एसेट है जो कि हमारे एसेट में से माइनस होता है। ठीक है, ये हमारे एसेट में से माइनस होता है टोटल एसेट में से। द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट इज अ प्रॉफिट और लॉस एंड देयरफॉर इज नॉट एक्यूमुलेटेड, वो हर साल पीएनएल में जाता है, खत्म हो जाता है, हर साल पीएनएल में जाता है, खत्म हो जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट एंड एज द नेम सजेस्ट इज एक्यूमुलेटेड, और वो हर साल अपने अकाउंट में जो भी डेप्रिसिएशन का ये अमाउंट आ रहा होता है उसको जमा करता जाता है, जमा करता जाता है। ये एक खत्म होने वाला अकाउंट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी होता है वो जमा करता रहता है और हर साल एसेट की वैल्यू में से फिर वो सारा अमाउंट माइनस होता रहता है। तो इसी तरीके से जैसे इसमें अगर हम देखें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, पहले ईयर 200 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, दूसरे साल 360 हो गई होगी, सही है, इसमें 160 प्लस हो गया होगा, फिर तीसरे साल इसमें 128 प्लस हो गया होगा, तो ये टोटल हो गई होगी 488, फिर चौथे साल इसमें 102 ऐड हो गया होगा, तो ये हो गई होगी 590, समझ आया। फिर पांचवें साल इसमें 82 ऐड हो गया होगा, तो ये टोटल हो गई होगी 672। तो इस तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल होती रहती जमा। और अगर तुम 1000 में से 672 को माइनस करोगे ना, अगर तुम 1000 में से 672 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आंसर पता है क्या आएगा, आंसर वो आएगा जो यहाँ पे नेटबुक वैल्यू बच रही थी। यहाँ पे नेटबुक वैल्यू क्या बच रही थी, अगर हम देखें तो 410 माइनस 82 328, यहाँ पे नेटबुक वैल्यू बच रही थी। अगर हम 1000 में से 672 को माइनस करेंगे तो भी 328 बचेगा, देखा। बस क्या क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे ये जो 672 है, ये जो हमने ये अमाउंट्स माइनस किए थे ना, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, 1000 में से थोड़े थोड़े करके ये माइनस किए थे, 1000 में से ये मैंने एक ही जगह पे माइनस कर दिया, उन सबको प्लस किया और फिर एक ही साथ माइनस कर दिया, तो इसलिए ये जो है सेम आंसर आया है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जमा होता रहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट जो होता है वो क्लियर होता रहता है हर साल पीएनएल में जाके। On the statement of financial position, it is shown as reduction against cost of non-current asset, जैसे कि मैंने बोला एंटी एसेट अकाउंट होता है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन देख लेना, कुछ ऐसा नहीं है इसमें अकाउंट वगैरह के बारे में बता रहे हैं। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी देख लेना, अगर कोई इशू हो मुझे कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। छोटा सा चैप्टर था, बस जल्दी खत्म करूंगा, लास्ट टॉपिक है चेंजिंग एस्टिमेट्स। Business should apply the same rates and methods of depreciation consistently throughout the life of their business. However, if a business believes that its estimates are of useful life or residual value are inappropriate, it is permitted to change with no further recourse. कब वैसे बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप ऐसा ही एस्टिमेट चूज करो जिसको चेंज ना करना पड़े, लेकिन अगर चेंज करना पड़ रहा है फॉर बेटर, फॉर मोर फेयर व्यू, तो फिर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर से कुछ भी नहीं होगा, जहां तक आपने चेंज नहीं किया हुआ वहां तक की डेप्रिसिएशन वही है, जो आपने चेंज कर दिया तो उसके बाद डेप्रिसिएशन नए तरीके से कैलकुलेट होगी। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं।
Elfie purchased a non-current asset of 100,000 on 1st January 2012. ठीक है, and started depreciating it over 5 years. Residual value was taken as 10,000. तो सिंपल है, बता दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगा तभी रेसिडुअल वैल्यू दी हुई है सारा, तो ओवर 5 इयर्स भी बोला हुआ है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, तो हम देख लेते हैं। 100,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय कितने इयर्स, 5 इयर्स, तो मतलब 90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 18,000 पर ईयर। सही है, 18,000 पर ईयर की डेप्रिसिएशन है। एट 1st January 2003, एक साल गुजरने के बाद, अ रिव्यू ऑफ एसेट्स लाइफ was undertaken and the remaining useful life of the asset was estimated at 8 years. Residual value was estimated to be nil. अब ये दो चेंजिंग्स आ गए, क्या estimated life 5 से होके 8 हो गई और residual value nil हो गई, 0 हो गई। Calculate the depreciation charge for the year ended 31st December 2023। तो सबसे पहले तो वही 18,000 निकाला। अब जब चेंज हो गया तो अब क्या होगा, अब इसकी डेप्रिसिएशन देखो, एक साल गुजर गया तो एक साल की तो डेप्रिसिएशन लगा दी होगी, कितनी, 18,000। तो हम कर देते हैं, 100,000 उसकी कॉस्ट थी, 18,000 उसने लगा दी होगी, एक साल तो हो गया ना, तो बचा होगा कितना, 82,000। अब उसको पता चला कि यार लाइफ तो 8 इयर्स है और रेजिडुअल वैल्यू 0 है फिर उसके बाद। अब वो नई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। अब वो नई डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट करेगा, अब इस 82,000 को वो डिवाइड करेगा जो लाइफ अब उसकी है एसेट की 8, माइनस भी करेगा 0 रेजिडुअल वैल्यू, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से अब उसकी नई डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी, उसके पास क्या आ जाएगी, 82,000 डिवाइडेड बाय 8, तो हो जाएगी 10250 पर ईयर, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है। सही है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो चेंजिंग है उनको अप्लाई कर दो, खत्म कहानी। ये वाला टेस्ट अंडरस्टैंडिंग देख लेना, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, चैप्टर खत्म, यही था इस चैप्टर में। बाकी कोई सवाल हो, कुछ हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, और अदरवाइज यू कैन कॉमेंट एज वेल। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को अगर समझ आया कुछ, और सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस में डालता रहूंगा, एफडी के सारे एग्जाम्स, सारे पेपर्स कवर करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।